बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। अदालती इस्लाहात का जो मुजव्वज़ा कानून है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अदालती इस्लाहात के नाम पर इस बिल को अमल दरामद से रोक दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। बिल मुस्तरद होना था तो सवाल यह कि पेश क्यों किया गया, इसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पिक एंड चूज का घिनौना इल्जाम भी लगा दिया। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, अभी जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि जी अदालत ने जो फैसला दिया है, मौजूदा गवर्नमेंट समझती है वो सरासर नाइंसाफी है और मुज़ाहमत का फैसला किया गया। भरपूर मुज़ाहमत अब क्या होगी? जजिस की तस्वीरें लगा दी, नाम ले लेके इन्होंने दशनाम तराजी कर दी, बहुत सारे मामला हो गए। अब कौन सी मुज़ाहमत का अगला लेवल हमें देखने में मिलेगा? ये बहुत बड़ा लेवल तक जा सकता है क्योंकि ये अब सियासी मुखालफत भी नहीं रही, ये अदालती तनाज़ा भी नहीं रह गया, ये एक जंग हो गई है। अब इस जंग को आप PDM वर्सेस PTI कर लें, आप इसको पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी कर लें, या इसको आप कह लें कि जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। इसके काफ़ी पहलू हैं मगर है ये जंग है। ये जो है ना, मेरा ख्याल है पहले भी पाकिस्तान की सारी तारीख है, जो सियासी तारीख है, उसके अंदर जो है तनाज़े आते रहे हैं, आइनी मसाइल रहे हुए हैं सारे। मगर ये एक फ़ैसला कुन मरहला आ गया है जिसमें शायद ये फ़ैसला आगे आने वाले दिनों, सालों और शायद आप कह सकते हैं दहाइयों तक जो है ना, ये वंस फॉर ऑल फैसला हो जाएगा कि किसकी क्या ताकत है और आइन की तशरीह क्या है, पार्लियामेंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। तो इस जंग का जो भी नतीजा निकलेगा, ख़राब या सही, इससे ये फैसला हो जाएगा। सो इसलिए दोनों मुतारिफ ग्रुप जो हैं उसके ऊपर कायम है। और जिस तरह आपने कहा कि ये देखना है कि जी ये इससे आगे क्या नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान में बड़े बड़े पुराने और ख़ास तौर पे नून लीग के तो अदालतों पे हमले भी हुए हैं, ये भी है। मगर दूसरी तरफ भी एक नेक्स्ट लेवल जा सकता है ना। उन्होंने भी एजाज साहब ने, उन्होंने 50 जूरिस्ट इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी उतने ही सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट पे कल भी पहुँचे हुए थे और मज़ीद वो भी आ गए हैं। और वहाँ भी PTI भी मौजूद है, एक लार्ज फॉलोइंग वो भी रखती है। तो ये वो बस अब देखते हैं आने वाले दिनों में। मगर फ़िलहाल ये है कि अभी जो है कि ये जो आज खुद नोटिस बिल का कानून जो बनने की सूरत में अमलदारी से उनको रोक दिया है, अभी बना नहीं था, ये 7-8 दिन अभी ये लग जाने थे और बनने में, उससे रोक दिया गया। अब वो उनका जो बुनियादी 2-3 पॉइंट जिसके ऊपर अदालत ने इसको अमलदारी से रोक लिया है ताहुक्म सानी, कि जब तक हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, उन्होंने बिल्कुल उड़ाया नहीं, उन्होंने इस पर बहस करेंगे और तमाम फ़रीक़ीन को बुला लिया है। और बहस उन्होंने करनी जो है वो इस पर है कि ये आइन और अदलिया की आज़ादी को इससे कोई ज़रब तो नहीं लगती। और दूसरा बात यह है कि क्या इससे बुनियादी हकूक़ आम आदमी के और अदालत के और अदलिया के और आइन के साथ मुतसादिम तो नहीं है, ये मुतसादिम तो नहीं। ये फैसले कि उन्होंने सिर्फ फ़िलहाल उसको रोका है, तो उससे जो ये लोग एक PDM के लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और PTI वालों को बहुत खदशात थे कि ये बिल जो ही पास होगा तो ये जो चल रहे हैं 90 दिन का फ़ैसला, इसको इलेक्शन 90 दिन के अंदर की रास्ते में ये रुकावट बन सकता है, इसके ज़रिए वो उसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक मफरूज़ा था कि, और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो एक सोचा जा रहा है कि ये जो काफ़ी सारे जजेस जो डिसेंटिंग जजेस हैं 6-7, वो 183(4) आज खुद नोटिस के ख़िलाफ़ थे, 90 दिन के ख़िलाफ़ किसी ने भी मुखालफत नहीं की। मगर उसकी टाइमिंग ऐसे वक्त में थी कि शायद अब पता नहीं तारीख कैसे उनको जज किया जाएगा। ये फैसला आने वाले दिनों सालों में पढ़ाया जाया करेगा, जिस तरह हम पढ़ाई जाती है ना, जब ये आपकी तारीख जो है अदलिया की, तो वो आप शुरू होते हैं तवीजुद्दीन से शुरू करते हैं, बिड्डोसो केस पे आते हैं, फिराज खान जिलानी, बेनज़ीर, ज़फ़र अली शाह, ये केसेस हैं कि जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर बड़े केसेस हैं। सो ये केस भी उसकी 19 सफ़ों में जाएगा। तो ये अब देखना है कि आया इन जो डिसेंटिंग नोट्स हैं, जिनकी चाहे नीयत अच्छी भी हो,
क्या इनको तारीख इस तरह जज करेगी कि इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करने की मुखालफत की, या जो इन्होंने अपना जो तनाजुर पेश किया है, जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अतर मिनल्ला साहब ने, जज साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है कि हमारा बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन का फैसला कर दिया था, आपके इस कदम से उसी को ही अगर आप जाने देते तो ज़्यादा जल्दी फैसला हो जाना था और ज़्यादा मुनासिब होना था। मगर बिकॉल एतजाज़ हसन जिस तरह ये एक जंग लड़ी जा चुकी हुई है, इसके अंदर अब जो है ना ऑफ कोर्स मुनक़सिम है वहाँ पे अदालत, और 6-7 का व्यू आ चुका हुआ था कि वो क्या देने वाले हैं, जबकि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और उनके साथ एक और ग्रुप है जजेस का, जो कि वो हर सूरत में वो चाह रहे हैं कि ये अगर कभी फैसला होना हो तो ये बाद में किया जाएगा, या पता नहीं खुद करेंगे या जिस तरीके से उसकी तजवीज़ करेंगे, आइन की तब्दीली तरमीम से होगा या कानून की तरमीम से होगा। ये इस फैसले की जब तफसील बहस होगी और फिर फैसला आएगा तो तब ये फैसला आएगा। मगर फ़िलहाल ये जो उन्होंने नेक्स्ट पेशी जो रखी है वो 2 मई को रखी है। तो 2 मई को ये है कि जब तक कानून बन चुका होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ जिस पर किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि जनाब अभी एक चीज़ कानून बनी ही नहीं है, तो ये आप और इस पर 10 मेंबर का एक फ़ैसला आ चुका है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, कि जनाब उस एक चीज़ होने से पहले आप रिज्यूम करके कि ये होगी। मगर आज जो इंटरिम ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने कहा है क्योंकि ये अब फाइनल स्टेजेस पे है, ये सिर्फ सदर साइन करें ना करें, ड्राफ्ट उसका आ गया है, तो इसमें तब्दीली नहीं है, इसलिए हम जो ही ये पास होगा तो इसकी अमलदारी से रोक लेते हैं। अब जाहिर है पोजीशन की गवर्नमेंट की तरफ से हुक्मरान जमातों का बड़ा इसके सख्त बयान आया है। आपने तो मुख्तसर बताया, मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील से पढ़ देता हूँ कि तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून अभी बना नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन एक मुतनाज़ा और एक तरफा बेंच को बनाकर इसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। वही बात जो मैं आगे कर रहा था कि अभी बना नहीं तो रोक दिया। महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया जो ना सिर्फ मरवजा कानूनी तरीक़ाकार ही नहीं, मंतक के भी खिलाफ है। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये अदल व इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पहले भी होते रहे हैं यहाँ पे, कि फैसला नहीं, ये 1 मैन शो का शाखसाना है। ये डायरेक्टली चीफ जस्टिस को हिट कर रहे हैं, जो उनको बार बार वो कहते हैं कि जनाब ये सारा वो कर रहे हैं, जिसे अदालती तारीख में स्याह बाप के तौर पर जगह मिलेगी। ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट के इख्तियार को सलब करता है। लास्टली मैं पढ़ देता हूँ, वैसे बड़ी लंबे 2 सफ़े हैं, कि अदालती नाइंसाफ़ी को मंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। अदालती नाइंसाफ़ी मतलब ये अल्फाज आप देखें किस किस्म के अल्फाज उनका ये वर्जन है। उन्होंने इसको कोशिश की कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का या कैबिनेट का ना नज़र आए, उसको पार्लियामान में ले गए हैं और पार्लियामान ने जो है वहाँ से ये बिल करवा के उन्होंने किया हुआ है सारा। पर ये उनका व्यू है, पर उनके मुखालिफ एक जो उनके मुखालफत है, यहाँ पोलराइज बड़ी होगी ना, असूलों की या आइन की या कानून की जंग नहीं रहेगी, बहुत पोलराइज्ड है। ये पोलराइजेशन आपकी मीडिया में भी है, ये पार्लियामेंट में भी है, ये इवन जुडिशरी में आ चुकी है। ये ब्यूरोक्रेट उनके हैं, ये ब्यूरोक्रेट हमारे हैं। तो ये इसका नेचुरली उधर भी जुडिशरी पे भी, अदलिया के अंदर भी ये जानी थी मुनकसम, ये तकसीम आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के मुआशरे में यूँ लाइन खींचती हुई है, या लोग लेफ्ट हैं या राइट हैं, ग्रे एरिया में बड़े कम लोग हैं जो रहने की कोशिश करते हैं ना, उसको ताने दिए जाते हैं, उनको भी रहने नहीं दिया जाता, उनको ताने दिए जाते हैं कि जी आपकी तो समझ ही नहीं आती, आप किधर हैं, इधर है, पोजीशन लें। भाई पोजीशन नहीं होती यहाँ पे। हमारा तो यही कोशिश हमेशा रही है कि ये कहा जाए कि इस इशू पे आज के दिन ये ठीक है, और इस इशू पे आज के दिन, क्योंकि लंबा नहीं कहा जा सकता, यहाँ हर रोज़ का नया हीरो होता है, नया विलन होता है। ये जो कल सवाल किया जा रहा था, मैंने एक ट्वीट की थी कि जनाब एतजाज़ मैदान में आ चुके हुए हैं, और वो पहले एक आमिर को ले बैठे थे तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट ना करे, तो लोग ये ताने दे रहे कि वो जो कल एतजाज़ साहब से भी पूछा, उन्होंने पूरी तारीख भी बताई कि जनाब ये उस जमाने का विलन जो है, उन्होंने कहा जी पहले नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते थे, जो उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं चलाई, कल हमारे शो में बैठ के बात करती थी, बॉम्ब जो है ना प्रूफ करी थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे आके उनकी ऑफर पे वो बैठे थे, उनकी ऑफर पे आके बैठा था। तो बाकी मगर ये जवाब भी दिया जा सकता था कि उस दौर के नवाज शरीफ साहब हीरो थे। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब लड़ रहे थे।
आज एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो उसमें अंदर वो हीरो कतई नहीं है, हीरो पता नहीं कौन है मगर विलन क्लियरली पता है कौन है। तो उस तरफ से भी पीटीआई भी जाहिर है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो वही है जितनी उन्होंने सीटें लास्ट टाइम ली हुई हैं। और दूसरा वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैदान में आ चुकी हुई है और ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं हमारे अक्सर कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये जिस तरह एज ए डिवीज़न बराबर की है वकला के अंदर, बराबर की बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बड़ा छोटा सा महदूद सा एक वकला का तबका होता है जिसका जो है बिल्कुल रोल ही और है। वकला की नुमाइंदगी जो करती हैं वो एसोसिएशंस करती हैं और ये 90% एसोसिएशन ही होती हैं, ये बड़ा छोटा नंबर होता है। सो बार जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ क्लाइंट होती है। हमारे साथ बाद में शायद बुजुर्ग ज्वाइन करेंगे तो उनसे इसकी तफसील पूछेंगे, मगर फिलहाल ये जंग हो चुकी है। सही है, आज का तो डे जितना इंपॉर्टेंट था आने वाला डे उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन कैमरा जो इजलास बुलाया गया है असेंबली फ्लोर के ऊपर। क्या होने वाला है बड़ा जी, ये एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, तो ये दूसरा हिस्सा ये जुड़ा हुआ है, ये कोई अलहदा इशू नहीं है क्योंकि उनकी टाइमिंग देखें ना कि ये कल सुबह अदालत ने ये जो 90 दिन के उस पर कुछ नोटिस जो लिया हुआ है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, उसमें उसकी गवर्नमेंट क्योंकि पहले रद्द कर चुके भी कि हमने पैसे नहीं देने, हमें वो सहूलतें भी मुहैया नहीं करनी, तो कल उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को और कंसर्न वजारतों को बुलाया हुआ है, तो फाइनेंस को बुलाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ है। तो कल ये इम्कान इस बात का है कि वो कल अपना मूड शो कर देंगे कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद कोई 1-2 दिन और इंतज़ार करना है या नेक्स्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुला लेना है, कल ही बुला लेना है या 1-2 दिन और स्टेजेस लेंगे, टाइम लेंगे, एक और चांस देंगे, एक और दिन बहस करेंगे। बहस तो खैर हो चुकी मगर ये इसका वो है, मगर सुबह उनका मूड आएगा 11 बजे है और ये 2-2:30 बजे के करीब जो है ना बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ये कहने को तो ये कौमी सलामती की मीटिंग है मगर उसके अंदर जो है वो हाउस याद रहे कि उसमें अपोजिशन ना होने के बराबर है। एक आधा रुकन शायद मोहसिन लगारी साहब अभी इलेक्ट हुए हैं पीटीआई के, तो वो अंदर बैठे हुए हैं और जीडीए के 2-4-5 लोग हैं और जमात इस्लामी का पता ही नहीं चलता कि वो 1-2 मेंबर्स हैं वो किधर जाते हैं, लेफ़्ट चले जाते हैं, राइट चले जाते हैं, उनका बड़ा मिक्स ओपिनियन होता है। तो उसको जो है वहाँ पे ये बहस कहने को तो कौमी सलामती की है, तो उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे और आईएसआई के चीफ भी होंगे और ये गवर्नमेंट ऐलान कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे थे कि वो आपकी पूरी तसल्ली करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, मगर इस क्राइसिस के साथ उसको लिंक किया जा रहा है और किया जाएगा जाहिर है। तो एलानिया भी देखेंगे अगर कोई उसका निकलता है कि वो पहले जिस तरह एनएससी की मीटिंग हुई, लोगों ने बताया कि बयानात से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि सख्त बयानात थे, तो शायद इनको ये तासुर मिला है गवर्नमेंट को, पीडीएम को, कि इनको कोई पीछे से थपकी दी गई है, हालांकि एलानिया में ऐसा कोई जिक्र नहीं। शाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो मेरे ख्याल में इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनको किस किस्म का तासुर मिला ये पूरी सिचुएशन के अंदर। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब और सरवर साहिबा, और अस्सलाम वालेकुम टू योर व्यूअर्स एंड रमजान मुबारक। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। मगर आज खास तौर पे इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ बड़े छोटे कैनवस के ऊपर लोग देख रहे हैं चीज़ों को। आपका एक हमेशा से एक राव है कि आप बड़े कैनवस में देखते हैं, तो आपसे हम सारे जो पाकिस्तान के मामला सियासी दाखिली मसाइल हैं इसको इंटरनेशनल और रीजनल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। पर पहले ज़रा नेशनल पे आ जाएं कि इस वक्त जो वो कहते हैं ना डैगर्स आर ड्रॉन, लाइंस आर क्लियर, तो ये एक सियासी मुखालफत और जो है अदालती तनाज़े से ज़्यादा एक जंग का माहौल बन गया है। आप किधर देखते हैं कि ये किधर जा रहा है और इसका क्या हल होना चाहिए? थैंक यू जी, और आपकी बिल्कुल जो आपने तज्जिया किया मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ। और ये जो जंग की आपने बात की, ये ना ख़त्म होने वाली जंग है, क्योंकि पूरा 2022 हमने इसी चपकलिश में, इसी सियासी माजराइज में
और तजाद और तकसीम और तसादम में ज़ाया किया। और अभी हम बात कर रहे हैं अप्रैल में, तो पहला क्वार्टर तो ज़ाया हो गया। तो मैंने तो कोशिश की है पार्लियामेंट में भी और बाहर भी, मैंने एक अपना फॉर्मूला भी दिया है कि जी 3 असूल जो हैं उनको पैरामाउंट रखें, मुकद्दम रखें। एक आइन की पासदारी, दूसरा पार्लियामेंट महवर हो फैसलों का, और तीसरा जो इदारों से जंग है या लड़ाई है, चाहे वो फौज हो या चाहे वो अदलिया हो, वो उसका खात्मा हो। और साथ साथ दोनों ट्रैक पर, पैरेलल ट्रैक पर मुज़ाकरात शुरू हों। स्पीकर कौमी असेंबली जो है अपने प्रीडिसेसर को बुलाएं, असद कैसर साहब को, और उन्हें दावत दें कि जो पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे दिए थे मेंबर कौमी असेंबली में, वो वापस आए कौमी असेंबली। और साथ साथ सेक्रेटरी जनरल पीडीएम जो है शाहिद खाकान और असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई है, उनके मुज़ाकरात हो ऑन द रूल्स ऑफ द गेम, ताकि टेंशन भी कम हो, टेम्परेचर लोअर हो, और जो इलेक्शंस की तरफ हम जाएं तो वो इलेक्शन ऐसे हों जिनके नतायज सबको काबिल कबूल हो, तो कोई रास्ता निकले इस दलदल से। वरना हम फंसे हुए हैं, डेड एंड है, लोगों को बड़ी मायूसी है, और जो उनका एतमाद है वो जमहूरी निज़ाम से उठ जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर सकते और सियासी कुव्वतें अपना मिल बैठ के फैसले नहीं कर सकते, तो फिर कोई और फैसले उनके लिए करेगा। शाह साहब, आपने तो इसमें कोई असूली तौर पे बहस नहीं है कि आइन के अंदर डाइकोटमी ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है, एक मुकर्रना का रोल है, एक एग्जेक्टिव का रोल है, मगर यहाँ पे तशरीहों पे भी बहस है, रोल के ऊपर भी बहस है। जिस तरह आपने फरमाया कि आपस में जब तक डायलॉग होते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, और वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने 1-2 आवाज़ें सुनी हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, ये पहले शराइत के साथ ये माफ़ी मांगेंगे तो आएंगे, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये काफ़ी दिन से बहस एक किस्म की ख़त्म हो गई हुई है, कभी दूर दूर तक अभी डायलॉग का नहीं आ रहा। यहाँ पे माजी में हमने देखा है जब इस तरह के कभी मामलात हुए, देयर वाज अ काकड़ मोमेंट, आपको तो बड़ा क्लियरली याद होगा मेरे से ज़्यादा, कि वहाँ पे मगर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी कि एक पार्टी ने विन करना था, दूसरी ने लूज़ करना था। यहाँ पे विन विन सिचुएशन बनाने के लिए आप नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट का वो वक्त आ गया है कि रोल आ जाए, क्योंकि सियासतदान मुतसादम में नज़र नहीं आ रहे हैं कि आपस में मिल बैठें? देखें जी, एक तो डायलॉग की जो बात की, मैं शर्तों की और खाना, ये पहले प्री कंडीशंस हमने मोदी साहब को डायलॉग ऑफर किया, उसमें तो हमने कोई शर्त नहीं लगाई थी। हमने दहशतगर्दों से डायलॉग किया पिछले साल, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया है, जिन्होंने सारे जुल्म उठाए हैं, उनसे तो हमने कोई शर्त नहीं हमने लगाई थी कि आप माफी मांगे या तौबा करें। तो मेरे ख्याल में ये जो प्री कंडीशंस की बात है, ये मेरे ख्याल में नॉन इशू है। ये बड़े दिल से और बड़ी सोच से हमें करना। दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखें जी, पाकिस्तान का एक लैंडस्केप है और आप उसको खुद भी बड़े एक्टिव हैं उसको, तो आपको यू वर इन द स्टेज ऑफ द पाकिस्तानी जर्नलिज्म, काकड़ मोमेंट की बात की। मैं कहता हूं कि वो उसके हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि वो पहला सॉफ्ट क्रू था। क्योंकि सॉफ्ट क्रू ये था कि जब तसादम हो गया इदारों में, तो वो उन्होंने इंटरवीन किया, सॉफ्ट क्रू किया। सॉफ्ट क्रू होता है टैंक्स के बगैर, लेकिन वो खुद डायरेक्टली आए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चारों गवर्नर, चारों चीफ मिनिस्टर को फारग किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी से इंपोर्ट किया मोइन कुरैशी साहब को, और वो वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और उन्होंने फिर कूलिंग ऑफ पीरियड हुआ, फिर इलेक्शंस हुए। तो वो आपने देख लिया कि वो रिजल्ट क्या है। उससे पहले 1977 में जनरल ज़िया साहब का जब दौर शुरू हुआ, उसमें भी ये इतनी तसादुम था और तजाद था। उसमें आपको याद होगा, वी वर यंग दोज डेज, कि सऊदी अरेबिया के जो सफीर था रियाज अल खतीब, पहले उन्होंने मुज़ाकरात किए, ही मीडिएटेड बिटवीन पीएनए एंड पीपीपी, लेकिन आखिर में मिलिट्री कू हो गया। तो आपके सामने मिसालें हैं, या मिलिट्री कू या सॉफ्ट कू। अगर ये मसले हल नहीं होंगे, अगर सियासतदान मिल बैठ के नहीं होंगे, डेडलॉक कंटिन्यू करेगा, शायद मईशी बहरान है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, दहशतगर्दी का फिर सर उठाना, तो देन आपको पता है कि फिर क्या रिजल्ट होगा। कोई नई बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके नतायज वही होंगे जो माजी में हुए हैं, और फिर बाद में हम रोएंगे कि जमहूरियत को बहाल करें और ये करें वो करें, लेकिन सब फारग हो जाएंगे। देयर विल बी नो विन विन इन दैट सिचुएशन। शाह साहब, वहाँ पे तो वो क्लियरली ये कहा जा रहा है और ये गवर्नमेंट कह रही है, वरना नॉर्मली माजी के अंदर ये अपोजिशन कहती होती थी कि जनाब ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हो जाए,
कुछ भी है, जिसका मतलब क्लियरली आता है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। जो ख़दशात आप जिनका इजहार कर रहे हैं, और हम सब भी परेशान हैं उस पर कि हमने माजी में देखा है कि उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं रहा। और इस दफ़ा जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह आपने अभी बयान किया, पॉलिटिकल सिचुएशन और जो है इक़्तिसादी सिचुएशन, उस पर मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि अभी मिफ्ता इस्माइल का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये पहले जो 2-3 बिलियन का कहा जा रहा था कि जी की इंश्योरेंस चाहिए, उन्होंने कहा जी IMF को $6 बिलियन की इंश्योरेंस चाहिए, जो कि अभी नज़र नहीं दूर दूर तक आ रही। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको 2-3 जाविये से देखा जा सकता है। एक ये कि जनाब ये कोई PTI वर्सेस PDM है, एक है कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं समझता हूँ कि एक जमाने में एस्टेब्लिशमेंट जो हम कहते थे, और मैंने एक दफा डेफिनेशन भी दी थी एस्टेब्लिशमेंट की, एक आर्टिकल में मैंने मुझे याद है मैं आपका पुराना कारी हूँ, और वो इसलिए आज की जनरेशन को नहीं याद होगी, मुझे याद है। और मरहूम स्टीफन कोहेन ने कहा था, उसने अपने किताब जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान में कोट भी किया कि ये बेहतरीन डेफिनेशन है एस्टेब्लिशमेंट की। इस वक्त कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट में आती है जुडिशरी भी, एस्टेब्लिशमेंट में आती है ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रांग, और एस्टेब्लिशमेंट के जो आलाकार होते हैं या एलाइज होते हैं, उसमें मीडिया मोगल्स, आप लोग भी, और बिजनेस बैरन्स। इस वक्त मामला डिफरेंट हुआ है। मुझे किसी ने, अमेरिकन जर्नलिस्ट आया था पिछले दिनों, ने कहा, टेल मी सेनेटर, हु इज रनिंग द शो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, हु इज इन चार्ज? मैं कहा नोबडी। कहना व्हाट डू यू मीन नोबडी? मैं कहा देयर आर 5 पावर सेंटर्स। मैं कहा इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस, रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कराची में आसिफ अली जरदारी, लंदन में मियां नवाज शरीफ, और लाहौर में इमरान खान। मैं कहा ये सारा जो 5 पावर सेंटर्स है, इनके दरमियान सारी कशमकश चल रही है, और दे आर द वंस हु कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एंड दे आर द वंस हु कैन प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड। तो वो जो मोनोलिथिक एस्टेब्लिशमेंट थी वो नहीं है, लेकिन बुनियादी बात आमिर साहब है कि अगर सियासतदान, हम लोग अपने मसले खुद हल करने की सलाहियत रखें, तो कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई और इदारा, कोई बैरूनी कुव्वत, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, अगर हम में हिम्मत हो, सलाहियत हो, कैपेसिटी हो कि हम वो फैसले कर सके। अगर हम नहीं करेंगे वो फैसले, तो फिर जाहिर है हर किस्म की इंटरवेंशन भी होगी, और फिर ये याद रखें कि जो बाहर की इंटरवेंशन होती है, वो फिर वो आपके लिए इंटरवीन नहीं करेंगे, फिर उनके अपने एजेंडा शुरू हो जाएगा, एंड देन द पार्टी विल बी ओवर फॉर एवरीबॉडी। वो आपने बिल्कुल 1990s का जिक्र किया कि हम उस वक्त ट्राइका को बड़ा रोते थे कि ये ट्राइका बड़ा गलत चीज़ है, हर 3 साल बाद भेज देता है। अभी तो जिस तरह आपने फरमाया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, पावर सेंटर्स बढ़ गए हैं, तो लिहाजा सोल्यूशन ही नज़र आ रहा है। मगर मैं कल एक बहुत अहम जो है इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली में, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बुलाए गए हैं, ISI चीफ भी बुला जा रहे हैं। अब ये दोनों, ये कल देखने के बाद पता चलेगा कि आया वो बुर्दबारी का मैसेज मशवरा देते हैं, या वो इसी मुफाहमत या मज़ामत किस तरफ गामजन ये सारे लोग होते हैं। शायद एलानिया में अगर ना भी जिक्र हो, तो कल मेरा ख्याल है जो बयानात आएंगे PDM की तरफ से, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा किस तरफ जा रही है। आप ये कल की मीटिंग की इंपॉर्टेंस किस तरह देखते हैं? देखिए जी, एक तो जो पिछली दफा ऐसी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, वो 5 जुलाई 2022 को हुई थी, और उसमें मुझे याद है कि कम से कम जब उसमें जनरल फैज ने ब्रीफिंग दी थी, जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी थी, और जनरल नदीम भी थे अंजुम, जो DG/ISI इस पर मौजूदा है। तो उसमें कुछ लोगों ने ये जो मुज़ाकरात की बात थी, खदशात का इजहार किया था, जिसमें मैं भी शामिल था, मोहसिन दावर भी था, बिलावल भुट्टो भी था, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी का। मेरा मेन था कि आप इतनी बड़ी स्टेप ले रहे हैं, तो आपके गारंटर कौन है? तो जनरल फैज ने कहा जी हमारे गारंटर तो अफगान तालिबान है। तो मैंने कहा वो तो एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स है आइडियोलॉजिकली, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो इस वक्त है अफगान तालिबान या दूसरे जो पाकिस्तानी तालिबान है, तो उस हवाले से मोहसिन दावर ने तो ओपनली अपोज की थी टॉक्स, और बिलावल भुट्टो ने भी बड़े खदशात का इजहार किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ब्रीफिंग होनी चाहिए, इट शुड बी अ वेरी ऑनेस्ट फैक्चुअल ब्रीफिंग, क्योंकि अभी भी हम बात करते हैं कि माजी में ये हुआ वो हुआ, ये जो गलत फैसले माजी में किए इंस्टीट्यूशनली, और मेरा अपना ख्याल है कि ये इशू
किसी एक शख्स पर नहीं आप डाल सकते। हमारी अफगान पॉलिसी गलत हुई है। मैं तो जब मुस्लिम का एडिटर भी था उस जमाने में, मैं उसका भी इस पर तनकीद करता था, जनरल ज़िया की पॉलिसी का, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अफगानिस्तान पर। और आपको पता है, आई वेंट टू काबुल टू इंटरव्यू डॉक्टर नजीबुल्लाह एंड बाबरा कारमाल को। मैं समझता था कि ये इस पॉलिसी के नताइज बड़े गलत होंगे, और वो गलत साबित हुए। अब भी हमारा ख्याल था कि ये अफगान तालिबान हमारी जेब में बैठे हैं, फलाना हमारा बंदा है, उसको इंस्टॉल करो। हम भूल गए कि अफगान में भी वेरी पुअर बट दे आर वेरी प्राउड पीपल। चाहे अफगान तालिबान हो या अशरफ गनी हो या हामिद कारजाई हो या डॉक्टर नजीबुल्लाह, दे आर अफगान फर्स्ट, और फिर वो किसी के है, और किसी के वो एजेंट नहीं है या फ्लंकी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी बुनियादी पॉलिसी गलत साबित हुई है, वो हमें तस्लीम करना चाहिए। और उसमें कभी हम कहते थे गुड टेररिस्ट हैं, कभी कहते थे बैड टेररिस्ट हैं। तो अब हमें वी कैन टर्न अ न्यू पेज। और बल्कि मुझे आज बड़ा हैरानगी हुई कि समरकंद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है वज़ीर खारजा की, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स आए, लेकिन हमारे वजीर खारजा इज कंस्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस इन समरकंद। उन्होंने हिना रब्बानी खर को भेजा है वहां, जो वजीर मुमलिकत है। लेकिन उसी तरफ आपको ला रहा था, उसी बैन अल-अक़वामी सियासत को पाकिस्तान के तनाज़ुर में उधर ही मैं आपको ला रहा था। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं मैं कि दाखिली सियासत के मुतालिक कि ये कल की मीटिंग कौमी असम्बली की तो हो रही है, मगर बदकिस्मती ये है कि PTI ने एक बहुत बड़ी जो गलती की, या उनको बाद में भी जब गलती का इजाला करना चाहा, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। जब पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट पार्टी क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, वो आउट हो गई, तो वहाँ उसका रिजल्ट जो वहाँ पे इत्तेफाक होना नामुमकिन ही नज़र आता है। मैं कमिंग बैक टू इंटरनेशनल एंड रीजनल पॉलिटिक्स। आपकी बात ठीक है, PTI ने बहुत बड़ा हिमाकत किया, एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग डिसीजन कि उनके 150 से ज्यादा मेंबर थे कौमी असेंबली में, सब ने en masse इस्तीफा दे दिया। और उसकी मुझे समझ नहीं आई मंतक की, ये क्या वजह है कि आपने असेंबली का जो प्लेटफॉर्म है छोड़ दिया। एनीवे, वो उनका फैसला था। मैं क्विकली आपसे कहता हूं कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के बड़े अफसोसनाक हालात जो हैं, जिसका आपने मंजरकशी की, इस वक्त मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि दुनिया में इतना फ्लक्स है कि जो है सऊदी अरेबिया, ईरान करीब आ रहे हैं, और इन दोनों मुल्कों में थोड़ी सी मॉडरेशन नज़र आ रही है। यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है, और यूक्रेन रशिया से ज़्यादा रशिया वर्सेस दी वेस्ट हो गई हुई है तकरीबन। उसके बाद जो है हमें नज़र आता है, जिस तरह आपने समरकंद का जिक्र किया, कॉमन करेंसीज ब्रिक्स के अंदर वो बातें हो रही हैं, और ये पूरे खित्ते में इंटरनेशनल में हो रहे हैं। मगर उसके तनाज़ुर में मैं रीजनल में आता हूँ कि जिस तरह हम कहीं नज़र नहीं आ रहे इस किसी सिनारियों में, किसी मीटिंग में। ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, ऑफ ऑल द प्लेसेस, और उसमें हमारा कोई वो किसी किस्म की जो हमारी रिजर्वेशन है नहीं कबूल गई। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, ये भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, सिर्फ चाइना मुखालफत कर रहा है। लंबा सवाल हो गया, माफ कीजिएगा, मैं चाह रहा था क्विकली आप हाथ इसके कर दें। देखिए जी आमिर बदीन साहब, यू एंड आई आर वेरी लकी। हमने बहुत दुनिया अपनी आंखों से बड़ा कुछ देखा है पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना, वी आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन दिस एज। एक दुनिया में तारीखी तब्दीली आ रही है, और बैक वक्त आ रही है कि जो वेस्ट से ईस्ट ताकत मुंतकिल हो रही है, बैलेंस ऑफ पावर, और एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं अभी चाइना होके आया हूं, उधर शी जिनपिंग उनके सदर ने कहा कि वी आर विटनेसिंग चेंजेस which we don't see in 100 years। 100 सालों में ऐसी तब्दीली नहीं आई। तो जो आपने बात की कि ट्रेडिंग इन युआन एंड ईरान सऊदी अरेबिया का तस्वर ही नहीं था, चीन ने कराया, अमेरिका उसमें है ही नहीं है। और आप देखें कि इस खत्ते में भी, और आपकी बात सही है, मैंने ये इशू रेज भी किया था फॉरेन ऑफिस से कि ये G20 का हमें 4 महीने पहले पता चल गया था उनके वेबसाइट से कि उन्होंने कुछ प्लान की है मीटिंग, उनके हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा फोकस माजी में भी, मैं समझता हूँ जो माजी की मिलिट्री लीडरशिप थी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी इन इश्यूज में। वो शायद अपने जात की खातर या जो कुछ वो कहते थे अमेरिका से भी कब करें, मिक्स सिग्नल्स दिए चाइना के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, और हमने वो उस मिस सिग्नलिंग से हमारी पोजीशन कमजोर हुई। सऊदी अरेबिया, अब UAE हमारा इतना जिगरी यार था, आपको पता है, हमने उस मुल्क को बनाने में किलीदी किरदार अदा किया। तो अब वो हमारे से दूरियां हो गई हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मकबूजा कश्मीर में जा रही है। और ये आपने नाम जो लिए, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और ये चाइना, टर्की को हम हमेशा साइप्रस पे करते थे, वो कश्मीर पे करता था। एक बहुत बड़ी उनकी तरफ से खास तौर पे एक ब्रेक है।
जी बिल्कुल, हमारा फोकस रहा है कि हम और तरफ चल पड़े हैं और इस खित्ते में जो तब्दीली आ रही है, मैं तो कहता हूं जो मुस्लिम मिडिल पावर्स 4 हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनका एक बड़ा क्लिदी किरदार बन रहा है, ऑटोनोमस रोल बन रहा है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के चुंगल से आजाद हो रहा है। आपने देखा ईरान के साथ, रशिया के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन हो रही है, चाइना के साथ उनकी कोलैबोरेशन हो रही है, वो अमेरिका से अब एनओसी नहीं ले रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस खित्ते में। और सेंट्रल एशियंस जो भी हैं वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के जरिए, गवादर के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी हो। तो हमारी तरजीहात मुझे समझ नहीं आई। हमारे वजीर खारजा को इस वक्त समरकंद में होना चाहिए था और अपने चाइनीज वजीर खारजा लावरोव जो रशियन वजीर खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। आई विश के हमारे पास और टाइम होता, आपको तकलीफ देते रहेंगे, मगर बड़े कम, बड़े थोड़े वक्त में आपने बड़ा पूरा सीन का अहाता कर दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू आइन और कानून से चलती चलती सियासत पे गई। अब सियासत से वापस हम इस बहस को आइन और कानून के दायरे में दोबारा से लेके आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। अभी से कुछ देर के बाद माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याज़ साहब भी हमें ज्वाइन यकीनी तौर पे करेंगे। वही बात है आमिर साहब जिस तरह से हम शाहिद साहब से बात कर रहे थे, सियासत से अब दोबारा से आईनी और कानूनी मामलात पे आते हैं। और आपकी बात में यकीनी तौर पर बड़ा वजन है कि कल की इस इन कैमरा मीटिंग के बाद पता चलेगा कि हुकूमत के लोगों का मूड क्या नजर आता है। हमें एलानिया तो शायद उस तरीके से ना आए जैसे पहले भी NSC की मीटिंग में नहीं आया था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल है वो चाहेगी कि वो बाकायदा ये तो नहीं कर सकते ना कि ऐलान करें कि जनाब किसी और इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, मगर जो बयानात आएंगे उसके बाद हुकूमती पार्टी के या पार्टियों के, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर क्या बातचीत हुई। पर मेरा ख्याल है कि इतने बड़े फोरम पे अगर किसी को कुछ डिसाइसिव फ़ैसले करने हों, फ़ैसला कुन समझाना हो कि मज़ाहमत करनी है, मुफाहमत करनी है, वो उसके लिए वो 3-4 लोगों की मीटिंग होती है। इतने बड़े फोरम पे जो है ना, जब मीटिंग नहीं हो उसके अंदर बस वो कौमी सलामती डिस्कस हो सकती है। मगर इस कौमी सलामती का सबसे बड़ा मसला तो ये है 90 दिन के इलेक्शन हो गए। बिल्कुल 90 दिन के इलेक्शन हो गए। अबू ज़र जब आए तो मुझे उनसे करना चाह रहा हूँ मैं, मगर वो अभी इसलिए कल का, और ये याद रखें कि वो सुबह जो है अदालत ने बुलाया हुआ है, उसके बाद ये है exactly. तो ये उनका मूड आ चुका होगा। उसके बाद वो अपना लेट से कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते हैं, तो वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौमी सलामती की मीटिंग में हैं। तो वो ये नहीं रहेगा जी कि प्राइम मिनिस्टर को, हालांकि अदालत जब बुलाती है तो कहीं भी है आपको आना पड़ता है, आपको पहुंचना पड़ता है, मगर वो इन इटसेल्फ एक कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट में तो बुला ही रहे हैं, मगर वो उससे बड़ी सेकंड कंटेम्प्ट हो जाती है कि बुलाने पे ना जाए, तो वो एक्स पार्टी भी आपकी एक्सपल्शन हो सकती है। मगर ये एक जिस तरह आगे उन्होंने ये एक तरीकाकार था कि गवर्नमेंट के साथ लड़ाई को जो था, एग्जेक्टिव के साथ जुडिशरी की लड़ाई को उन्होंने एग्जेक्टिव की बजाय पार्लियामेंट की जुडिशरी की बनाई। पार्लियामेंट वर्सेस अब वो जो है, हालांकि वो कोई एक आइन के अंदर वो जो फौज है वो वजारत दफा के अंदर नीचे एक महकमे हैं वो, मगर रोल उनका जाहिर है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 4th पिलर हमें कहा जाता है, मगर वो पहले 3 पिलर्स में उनका जिक्र नहीं आइन में। मुझे वेलकम करने दीजिए माहिर कानून इस वक्त अबू ज़र सलमान न्याज़ साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी अबू ज़र, बहुत शुक्रिया। ये कोई एक्सपेक्टेड ही था, मगर जो गवर्नमेंट की तरफ से वही जो 8 मेंबर बेंच के ऊपर जो ये फैसला रिएक्शन आया है वो ये है कि एक तो वो कहते हैं कि जनाब इसकी पहले नज़ीर नहीं थी कि एक कानून अभी बना नहीं और पहले ही मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर ये कर दिया। दूसरा एतराज़ उनका ये था कि जनाब ये 10 मेंबर का पहले फैसला आ चुका था कि इस तरह उसको नहीं करता, तो इन्होंने कर लिया है। तो आप क्या कहेंगे? देखें आमिर साहब, बेंच है 8 मेंबर हो 3 मेंबर हो, वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच ही होता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ख्वाहिशात के मुताबिक बेंच बनाया जाए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो नहीं कर सकता। उन्होंने बेंच चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है, जो उन्होंने बनाया वो उन्होंने बना दिया। और हमारे लिए सारे जजेस जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत हैं,
इस वजह से ये मेरे ख्याल से कोई बड़ा एक फजूल किस्म का आर्गूमेंट है जिसकी कोई कानूनी या आईनी अहमियत नहीं है। और जहां तक आपकी बात है आमिर साहब, देखें आप ये बिल स्टेज पे आपको याद होगा 2005 में एक हिजबा बिल आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से ये कहना कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हमारे पास है बिल्कुल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का। मैं आपकी बात काट रहा हूँ लोगों को, क्योंकि हिजबा बिल का नहीं बला, कल इत्तेसाद साहब ने रोशनी डाली थी, वो टांगें कांप गई थी सबकी कि इस मुल्क में वो वर्चुअल तालिबान निज़ाम लगा रहे थे कि डंडे लेके विजिलेंटिज्म जो होंगे वो एक प्राइवेट मिलिशिया बनाई जाएगी और औरतों को डंडे मारे जाएंगे कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया हुआ, तो लड़की लड़का क्यों बैठे हुए हैं, निकाहनामा दिखाएं। वर्चुअली ये बिल था, ये कानून। इमेजिन करना कि ये पाकिस्तान में बहरहाल हम एक इस्लामिक जमहूरिया हैं, मगर हमारी तशरीह, हमारा आइन जो है उसके अंदर शख्सी आज़ादियाँ बड़ी ज़्यादा हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। जी बिल्कुल, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसे बिल की ना कोई शरीयत में गुंजाइश है ना आपके आइन में कोई गुंजाइश है, इस वजह उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया था। तो मिसाल तो मौजूद है। और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को सस्पेंड नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट भी इतना कोई अच्छा नहीं है। आपके सामने ही है 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स की आईनी तरमीम आई थी जिससे मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था। और इस तरह एक और जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस आया था ये 2016-17 में, एक सेक्शन 15 था उसका मॉर्गेज का, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड किया था। तो इस वक्त इस तरह की हमारे पास नज़ीरें मौजूद हैं। बिल्कुल ये कहना कि ऐसे कभी हुआ नहीं है। और प्लस एक और चीज आमिर साहब देखें, गैर मामूली हालात हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये सवाल खाली इस चीज का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज्यादा इशारा आपका एक बहुत ही मुनकसम सुप्रीम कोर्ट की तरफ है इशारा। जी बिल्कुल, देखें इन्होंने एंटीसिपेटरी प्रिकॉशनरी हम इसको कहते हैं जंक्शन वो दिया है। अमेरिका में भी इसकी मिसालें मौजूद है, बरतानिया में भी है। और जो कानून होता है, लॉ होता है, वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो बहुत आपका जो आइन का जो खदोखाल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे आप सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे और जुडिशरी की जो पावर्स हैं उसको कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो रिएक्ट करेगी। और जब रिएक्ट करेगी तो वो अपनी पावर्स इस तरह किसी पार्लियामेंट या किसी एग्जीक्यूटिव के नीचे लग के वो काम नहीं कर सकती। उसने इंडिपेंडेंट रहना है ताकि वो चेक रखे कि आप पार्लियामेंट कानून बना रहा है जो वो आइन के मुताबिक हैं, क्या उनको आइन के टच स्टोन पे देखें तो वो उससे पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते, ये एक सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट अगर खामोश बैठ जाए एक टूथलेस टाइगर की तरह, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या आपकी हाई कोर्ट का होने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने फिर अगर अपनी प्रोटेक्शन को कोर्ट नहीं कर सकती तो फिर जो आम पब्लिक है जिनकी वो बुनियादी हकूक की जामिन है, उनको कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी? तो मैं चाहूंगा आपका कि क्योंकि उन्होंने एलानिया जो पीडीएम की तरफ से आया है कि वो इसकी मज़ाहमत करेंगे, वो आगे पता नहीं कोई कसर रह नहीं गई कि इसमें भी उन्होंने कहा ये वन शो का शाखसाना है, गाली गलूच तक इस्तेमाल होती रही। ऐसी ज़ुबान मैंने कभी नहीं देखी अपनी 35 साल सहाफ़त के अंदर। और अच्छी बात यह है कि पीटीआई जो है वो अलामती बज़ामत कर रहे हैं, वो सड़कों पे नहीं आ रहे, मगर वकला की तरफ से एक बड़ा जुडिशरी की मूवमेंट के बाद लार्जली लेड बाय एतजाज़ अहसन एक बड़ा मज़ाहमत हो रहा है और देव कम टू द सपोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। मगर यहाँ एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी ये एक तरफा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल एज इफ लोगों को नहीं पता कि वो भी जी वकला के अंदर एक हमायत में है और एक मुखालफत है। ये लोगों को ज़रा पाकिस्तान बार काउंसिल के मुखालफत को और जो उन्होंने यकसानियत पैदा कर दी है बार एसोसिएशंस और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर पाकिस्तान के टॉप जूरिस्ट हैं, इसका ज़रा फ़र्क समझाएं प्लीज़। देखें, एक तो आमिर साहब मैं कह दूं, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आता है तो उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपका आईनी हक है।
लेकिन उस फैसले के खिलाफ ना मुज़ाहमत कर सकते हैं और ना उस पे आप ऐसा हरकत कर सकते हैं कि मैं इस पे अमल नहीं होने दूंगा या नहीं करूंगा। अगर आप करेंगे फिर तौहीन अदालत आपने फेस करना है। अगर आपने फेस की तो फिर अगर कोर्ट ने आपको भेजना चाहा तो वो जेल भी भेज सकती है और आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है। दूसरी बात, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एक इदारा है जो लीगल प्रैक्टिशनर्स कोड है 1975 का, उसके नीचे बना हुआ है। इनका काम है लॉयर्स का कॉन्डक्ट जो है उनको रेगुलेट करना, उसके अलावा उनको इनरोल करना और उसके अलावा उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। ये मकसद था इसको बनाने का। दूसरी साइड पे आपकी बार एसोसिएशन है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाहौर है, तहसील बार एसोसिएशंस होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की होती है, हर तहसील की होती है, हर हाई कोर्ट की होती है। तो इनका काम होता है एक लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो बैठते हैं इकट्ठे, अपने सारे मसाइल देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में उनकी स्पीचेस होती हैं, वहां पे वर्कशॉप्स होती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं। और जितनी जमहूरी पाकिस्तान की मूवमेंट्स निकली हैं उनमें बार एसोसिएशंस का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमें एशिया की जो सबसे बड़ी बार है, वो हमारे लिए बड़ा प्राउड बात है, वो है लाहौर बार एसोसिएशन। इसके बहुत ज्यादा कसीर तादाद में नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं। तो ये सब वकीलों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एसोसिएशन होती है। अब इस वक्त क्लियर डिवाइड है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो इस वक्त पीडीएम की तरफ उनका झुकाव है, उनकी जो हुकूमत है। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है लाहौर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनका झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं है, उनका झुकाव आईनी पाकिस्तान की तरफ है। क्योंकि उन्होंने क्लियर डिमांड दी है कि आपने 9 दिन के अंदर इलेक्शन करना है और हमने आज़ादी जो है अदरिया की, उसके ऊपर कोई कदगन होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल वो खड़े हैं सीना तान के, जिस तरह बबूकला हमेशा खड़े रहते हैं, बिल्कुल निकल के आए हुए हैं। और बिल्कुल एतजाज एहसन साहब की जो कॉल थी उसके साथ भी वो खड़े रहे हैं। और उसके अलावा लतीफ खोसर साहब की, देखें इन लोगों की वकला में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है ये सिर्फ स्टैंड लेने पे, क्योंकि नॉन पार्टीजन जो स्टांस उन्होंने लिया और पार्टी लाइन से अबव जाके असूलों के लिए, आइन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर आपके टाइम निकालने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब से कि इदारों के दरमियान हमें तनाव बहुत ज़्यादा नजर आता है, रोज़ाना कुछ नए मामलात सामने आते हैं और रोज़ाना तनाव मजीद बढ़ता चला जाता है। इसका वाहिद हल क्या है? क्या हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा, टेबल टॉक करनी होगी, या दूसरा हल भी इसका तजवीज़ कर सकते हैं? ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। लास्ट 3 मिनट्स हैं आमिर साहब, हल क्या आप तजवीज़ कर सकते हैं? हल तो मेरे पास क्या, पाकिस्तान के हर बंदा जिसके पास हम समझते हैं कि हल होगा, हम उसके पास जाएं तो वो हमारे से हल पूछना शुरू कर देता है। जिस तरह बड़ी अच्छी बात की है मुजाहिद हुसैन साहब ने कि इस वक्त इतना कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान में पहला नहीं, इतने पावर सेंटर्स हैं, 5 पावर सेंटर्स तो और उन्होंने बता दिए, गिनना चाहें तो और भी 2-4 निकल आएंगे। पर उन्होंने एक बहुत अहम बात ये की है कि ये जो हमारे यहाँ दंगा फसाद हो रहा है, ये लड़ाई मार कुटाई हो रही है और जो इक़्तिसादी और सियासी बहरान है, ये ऐसे वक्त में है कि जब हमें बड़ी यकजा होके दुनिया तब्दील हो रही है। 9/11 के वक्त कहा गया था कि वर्ल्ड हैज़ चेंज, हिस्ट्री हैज़ चेंज। ये 2 उसमें हिस्ट्री के तरफ जाने से बदल गई और बदल गई हिस्ट्री। कोल्ड वॉर के बाद जब फिर कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, वो उस वक्त कहा गया हिस्ट्री चेंज। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वो जो होती है ना सियासत की, बैनुल-अक़वामी सियासत की टेक्टोनिक प्लेट्स, जिन पे ऊपर जो है ये सारा कुछ खड़ा हुआ है, वो निज़ाम सियासी और इक़्तिसादी दुनिया का बदलता जा रहा है। धड़े इधर के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। 50 साल पुरानी पोजीशन जो कि राइवलरी थी, फॉर एग्जाम्पल ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह कोई छोटी बात नहीं है। ये 50 साल से जारी थी, 9 साल से रवाबत भी नहीं थी, बातचीत भी नहीं थे करते, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है, उस पर हम गौर भी नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते हैं कि हर एक को पता है भीख मांगते फिर रहे हैं। बस कल का मैं समझता हूँ क्रूशल डे है कि बस ये एक छोटी सी उम्मीद ही की जा सकती है कि कल ये जो मीटिंग होगी, सुबह की मीटिंग का तो 11 बजे का हमें पता है, वो अदालत अपने तकरीबन बयान कर चुकी हुई है और गवर्नमेंट का भी मूड पता चल गया हुआ है
कि वो भी टोटल मज़ामत के लिए तैयार हैं, जो मर्ज़ी उसका नतीजा निकले, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि आइन हो ना हो। अक्टूबर से आगे इलेक्शन करने की बातें जो कर रही हैं वो आइन के अंदर तो ज़ाहिर नहीं है। सो उनको इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी कबूल है। ये खुद राना साहब भी फरमा चुके हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब उल्टा डरा रहे हैं कि वो, उनका कहना यह है कि जी अगर आपने इलेक्शन करवाए 90 डेज में तो इमरजेंसी और मार्शल लॉ लग जाएगा। हाँ। वो इमरान खान वगैरह उल्टा कह रहे हैं कि ना करवाए अगर आपने तो ये मार्शल लॉ लग जाएगा। अब पता नहीं किसका बयानिया सच्चा है झूठा है, ये तारीख क्या आजकल भी ये जज हो जाएगा। मगर कल की फिर भी एक मुहिम सी ना एक ख्वाहिश है, उम्मीद है कि शायद कल की मीटिंग में जो यहाँ के पावर ब्रोकर्स हैं हमारे, वो समझा पाएं कि यार कूल डाउन कर लो। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।